नमस्ते दोस्तों। ये तीसरी वीडियो है। जो पहला चैप्टर है पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी थर्ड वीडियो डाली गई है। ठीक है। और देखिए, आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम क्राउन रूल की बात करेंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये जो है बहुत लंबी कर दी, एक चैप्टर के लिए 3 वीडियो डाल रही हैं या 4 वीडियो डाल रही हैं। देखिए, मेरा इसका मोटिव ये है कि ताकि आपको छोटी छोटी वीडियोस मिले और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, आप बोर ना हो। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग के वीडियोस में थोड़ा बैकग्राउंड देके समझाना चाहती हूँ, ताकि ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बैठे। आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है और आपको क्या चीज़ समझ रही है दोबारा से। ठीक है। और देखिए, यहाँ पे भी मैं जो है ये आपको बुक से ही पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको ये समझ आए कि बुक से मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बैठे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग जब स्लाइड्स में पढ़ते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से इन्होंने टॉपिक उठाया है, कौन सी बुक से उठाया है, कहाँ से पढ़ा रहे हैं। कभी कभी वो लाइन बाय लाइन नहीं समझा पाते हैं। इसलिए मैं बुक से आपको प्रेफर करूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आगे की, इसमें बात करेंगे हम क्राउन रूल की। देखिए, क्राउन रूल कब से कब तक चल रहा है? क्राउन रूल चला हमारा 1858 से लेके 1947 तक। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? क्राउन रूल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्राउन रूल का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था ना पहली वाली वीडियो में, जहाँ पे हमने बात की थी किस चीज़ की, कि दो दो तरीके के रूल थे। एक तो क्राउन रूल की बात होती है और एक ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी का जो रूल होता है, वहाँ पे क्या करती, वहाँ पे कंपनी रूल करे थी। अब क्या हो गया? क्राउन रूल हो गया। क्राउन रूल का मतलब है अब यहाँ पे कंपनी का कोई लेना देना नहीं रहा। कंपनी का रूल बिल्कुल गलत, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, ब्रिटेन की जो सरकार थी, उसने सारा कंट्रोल अपने अंडर में ले लिया था। ठीक है। तो यहाँ पे 1858 से 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होता, अब क्या होगा? अब ब्रिटेन ब्रिटेन की जो सरकार है उसकी चलेगी। ठीक है। या वहाँ पे जो क्वीन बनी थी उन्हीं की चलेगी अब। ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखिए, 1858 से आपको कुछ याद आ रहा है? 1858 जो है, ये वो वाला टाइम है जहाँ पे सिपोई म्यूटिनिटी हुई थी। क्या हुई थी? सिपोई म्यूटिनिटी के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आपसे पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन से ईयर में हुआ था? तो 1858 में क्यों हुआ था? और ये भी पूछा जा सकता है कि सिपोई म्यूटिनिटी किसको कहते हैं? ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को कहा जाता है। सिपाही मेटर्निटी वाला वो वाला है जब मंगल पांडे ने विरोध किया था। इसी को हम पहला स्टेप मानते हैं जहाँ से हमने इंडिपेंडेंस की शुरुआत की थी। अच्छा, इसको एक और नाम दिया जाता है। 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इसको एक नाम और दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इसको कहा जाता है एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गुड गवर्नमेंट की शुरुआत हो जाती है इंडिया में। ये किसके हिसाब से था? क्या यह क्या इसका मतलब है कि इंडिया में इस टाइम पे 1858 में गुड गवर्नमेंट की शुरुआत हो गई थी? नहीं, हम लोग के हिसाब से तो नहीं हुआ था। अगर ऐसी बात होती है, अगर गुड गवर्नमेंट शुरू हो गई थी, तो फिर हम इतनी लड़ाई क्यों लड़ते? 1947 में जाके हम आज़ादी क्यों मांगते? हमें तो यहाँ पे गुड गवर्नमेंट मिल गई थी। ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के हिसाब से ऐसा था कि गुड गवर्नमेंट की शुरुआत हो गई। ब्रिटेन ये समझ रहे थे कि अब हमने अच्छे दिन ला दिए। क्योंकि पता वो गुड गवर्नमेंट क्यों मांग रहे थे? वो इस तरीके से मान के चल रहे थे क्योंकि उन्होंने अबोलिश कर दिया था किस चीज़ को? ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को उन्होंने अबोलिश कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंट्रोल करके रख रही थी, उसको उन्होंने अबोलिश कर दिया था। और सारी पावर जो है किसके पास में ट्रांसफ़र हो गई थी? गवर्नमेंट के पास में ट्रांसफ़र हो गई थी। ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसके नाम पे सब चीज़ें, टेरिटरीज, रेवेन्यूज़, सब जो है ब्रिटेन ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उनके नाम पे जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अच्छा, अब इसकी फ़ीचर्स क्या हैं? देखिए, फ़ीचर क्या था? चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वाइस राय ऑफ इंडिया। देखिए, आपको मैंने सारी स्टोरी बताई थी ना। रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का, उसमें क्या किया था? फर्स्ट टाइम सेंट्रलाइजेशन की बात की गई थी। जहाँ पे क्या हुआ था? क्या हुआ था बताइए? वहाँ पे जो गवर्नर थे बंगाल के, उनको क्या बना दिया गया था? क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, होता है ऐसा। फिर क्या होता है? फिर आता है 18 चार्टर एक्ट आता है 1833 का, याद है आपको? या रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, 1833 का आया था। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे क्या कर दिया गया था? फाइनल स्टेप लिया गया था सेंट्रलाइजेशन का। यहाँ पे क्या किया गया था? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे,
उनको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उनको क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा गया है, ये कौन सा है, 1858 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1858, इसमें क्या किया गया कि इसमें डेजिग्नेशन चेंज कर दी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बने थे उनको क्या बना दिया गया, वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, जो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। अच्छा वो कौन थे 1773 में जो आए थे, जो ब्रिटिश जो सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे, क्या थे वो, बताइएगा कमेंट में। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे। ठीक है, तो इनको क्या बनाया गया था, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या होता है, एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, यहाँ पे जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था उसको एंड कर दिया गया था। अच्छा डबल गवर्नमेंट की बात कहाँ पे हुई है, अच्छा बताइए, डबल गवर्नमेंट की बात कहाँ पे कौन से वाले एक्ट में की गई है, जल्दी से बताइएगा कमेंट में ज़रूर से। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ये इसका क्वेश्चन मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा है, वहाँ पे भी ज़रूर जाके क्वेश्चंस को चेक करिए ताकि आपकी जो आपका रिवाइज हो सके। ठीक है, और आपको वहाँ पे क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए जो है और क्वेश्चन अवेलेबल करा दूँगी। ठीक है, मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहती थी इसलिए मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन ही मैं डाल रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट वाला सिस्टम कौन सा था, वही जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया था, याद है आपको, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस जो हैं वो सेपरेट कर दिए गए थे। ठीक है, यहाँ जहाँ पे क्या बने थे, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक कहाँ पे बना था, एक क्या बना था, एक तो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक क्या बना था, बताइए जल्दी, क्या बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ साथ क्या बना था, यहाँ पे बना था, मैं भी भूल गई तो चाहिए याद कर लेते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बना था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अब जहाँ तक मैंने पेपर पलटा है तो शायद आपको याद भी आ गया होगा। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इस वाले जो ये जो सिस्टम चल रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाला, इस वाले को क्या करते हैं, एंड कर देते हैं, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जो था उसको एंड कर दिया जाता है, कौन से में कर दिया जाता है एंड, 1858 वाले में। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा, ये जो है इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट कौन से एक्ट में एंड हुआ था। ठीक है, कौन से एक्ट में इसको एंड की बात की गई थी, आपको 2-4 एक्ट के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से आप इनको देखिएगा। ठीक है, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, यहाँ पे एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, किस चीज़ का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक ऑफिस बना दिया गया, मतलब एक सेक्रेटरी बना दिया गया। ठीक है, एक सेक्रेटरी का नया ऑफिस बना दिया गया जिसको जो है विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको पूरी अथॉरिटी दे दी गई, किसकी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट रेस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। अच्छा देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो बनाया गया लेकिन वो मेंबर कहाँ का था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो बनाया गया इंडिया का। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि कोई, ऐसे समझ के चलिए कि कोई सेक्रेटरी बनाया गया, जैसे आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री आ गया कोई, ऐसे समझ के चलिए कि प्रधानमंत्री तो बनाया गया वो इंडिया का, लेकिन चुन के इंडिया से नहीं आया, कहाँ से आया, ब्रिटेन से आया। ठीक है, कि ब्रिटेन से लाया गया उस आदमी को, वो बंदा जो है कहाँ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, वो ब्रिटेन की जो कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट जो होगी उनको ही रेस्पॉन्सिबल होगा, ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट होगी उन उनको रेस्पॉन्सिबल होगा, वो जवाब दे जो होगा वो वहाँ पे होगा। देखिए जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है, तो वो किसको जवाब देते हैं, हम ही लोगों को जवाब देते हैं ना, इंडियन पार्लियामेंट को जवाब देते हैं, लेकिन ये किसे देंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को देंगे, क्योंकि क्यों, क्योंकि ब्रिटिश के कैबिनेट से चुन के आए हैं। ठीक है, इट इस्टेब्लिश अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके लिए क्या हुआ, 15 मेंबर्स की काउंसिल बनी, 15 मेंबर्स की काउंसिल बनी। ठीक है, सेक्रेटरी के लिए, सेक्रेटरी इसमें आया तो काउंसिल भी इसी में बनेगी। ठीक है, इस तरीके से याद रख लीजिएगा इसको। तो स्टैब्लिश किया गया 15 मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, द काउंसिल वॉज एडवाइजरी बॉडी, ये काउंसिल क्या थी, सिर्फ एडवाइजरी थी। ठीक है, एडवाइज कर सकती थी, एडवाइजरी बॉडी थी, ऐसा नहीं था कि इसको माननी पड़ेगी। ठीक है, काउंसिल में जो 15 लोग हैं वो सिर्फ इनको एडवाइस करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ठीक है, और जो सेक्रेटरी थे ऑब्वियसली वो चेयरमैन तो रहेंगे ही, आप किसी को भी देख लीजिए, जैसे प्रधानमंत्री हैं, कोई कोई भी किसी भी मतलब कोई भी कमेटी बन जाए या कोई भी कुछ भी बन रहा है, ठीक है, कोई भी एक ग्रुप बन रहा है तो उसके सेक्रेटरी कौन रहेंगे, उसके चेयरमैन कौन रहेंगे, उसके चेयरमैन ऑब्वियसली वही रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो वैसे यहाँ क्या हुआ, सेक्रेटरी सबसे बड़ी पावर थी, तो चेयरमैन कौन रहेंगे, यही रहेंगे सेक्रेटरी। ठीक है, उस काउंसिल के।
अब किसकी बात करते हैं, देखिए अब आ जाइए आगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की बात होती है। अच्छा पहले क्या था, 2020 का चल रहा था, 2020 किस किस में आया था, 1793 में आया था एक एक चार्टर एक्ट, फिर बाद में 1813 में आया था, फिर 1833 में आया था, फिर 1853 में आया था। तो ये तो 20-20 साल के गैप पे आते हैं, लेकिन ये अब 20 साल के गैप पे नहीं आएंगे क्योंकि इसमें हंगामा बहुत कट जाता है। तो देखिए 1853 के बाद में 1858 में ही आ जाते हैं ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बीच में लड़ाई हो गई थी, सिपोई म्यूटिनिटी मैंने बताया ना, ये सब हो गया था। ये आप पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ पे पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। फिर उसके बाद 1858 के बाद यहाँ पे भी जब लोग नहीं मानते तो फिर 1861 में फिर से एक्ट लगते हैं, कौन सा, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। देखिए यहाँ पे एक एक क्या चीज़ होती है, यहाँ पे अभी तक सेंट्रलाइजेशन की बात करी, सब सेंट्रलाइजेशन फर्स्ट सेंट्रलाइजेशन 1773 में, ठीक है, और जो फाइनल सेंट्रलाइजेशन 1833 में हुआ था, फिर लास्ट में जो है ये आया था अभी, जहाँ पे हम वाइसरॉय बना दिया गया था उनको, ठीक है। तो अभी तक सब कुछ सेंट्रलाइजेशन की बात चल रही थी, यहाँ पे सब कुछ सेंट्रलाइजेशन चल रहा था। अब पहली बार डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है, पहली बार डिसेंट्रलाइजेशन की बात क्या की गई है, अब पढ़ते हैं यहाँ पे एक फर्स्ट स्टेप लिया, जैसे फर्स्ट स्टेप सेंट्रलाइजेशन का लिया गया था ना वहाँ पे 1773 में, ऐसे यहाँ फर्स्ट स्टेप लिया गया था डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। देखिए इतनी बार मैंने आपको सेंट्रलाइजेशन वाला सेंट्रलाइजेशन को रिपीट कर दिया कि अब तक आपको याद हो गया होगा, ठीक है। मैं सेंट्रलाइजेशन पे बार बार इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि इस पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट टाइम कब सेंट्रलाइजेशन की तरफ हम गए थे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब क्या है, इट मेड a beginning of the representative institution by associating Indians with the law making process, provided that the viceroy should nominate some Indians as non-official member of his expanded council। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वाइसरॉय की जो बनाई गई थी ना, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे इस वाले उसमें, ये देखिए यहाँ पे ये बनाया गया था आपको यहाँ पे कि इन्होंने जो वाइसरॉय बनाए थे, जो सेक्रेटरी, सॉरी ये यहाँ पे वाइसरॉय की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे है ना कि वाइसरॉय के लिए, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस में जब आप लॉ बनने शुरू होते हैं, उस लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को इंक्लूड करा जाने लगा। कैसे, ये जो वाइसरॉय ने जो है कुछ इंडियंस को नॉमिनेट किया था, ठीक है, एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। वाइसरॉय की जो काउंसिल बनी थी यहाँ पे, वाइसरॉय आए थे यहाँ पे, ठीक है। तो वाइसरॉय की जो काउंसिल थी उसमें क्या किया गया था, वाइसरॉय की काउंसिल में मतलब यहाँ पे कुछ कुछ इंडियंस को रखा गया था, जैसे ये वाइसराय की काउंसिल बनी हुई है, यहाँ पे 4-5 लोग होंगे, तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे कुछ जो है इंडियंस को ऐड कर दिया गया, कुछ इंडियंस भी लिए गए, लेकिन क्या था, ये ऑफिशियल तरीके से नहीं लिए, उनको नॉन ऑफिशियल कहा गया। ये ऑफिशियल नहीं है, क्या है, नॉन ऑफिशियल है, ठीक है, क्या है, नॉन ऑफिशियल। देखिए यहाँ पे इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल, उनकी काउंसिल जो वाइसराय की काउंसिल है उसको बढ़ाया गया और उसमें कुछ लोग इंडिया के लिए गए, लेकिन उनको नॉन ऑफिशियल रखा गया। देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए नॉमिनेटेड 3 इंडियंस, यहाँ पे सिर्फ 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया था, किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में सिर्फ 3 को, कौन कौन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ठीक है, यही थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। यहाँ पे क्या था, इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे मैंने शुरू में बताया था ना आपको कि प्रोसेस हुई थी डिसेंट्रलाइजेशन की, तो प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गई थी बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास। अरे याद है आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था, याद है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहाँ पे क्या गया था, बंगाल जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको जो है उनको मेन बना दिया गया था और बाकी को जो है उनका सबॉर्डिनेट बना दिया गया था। सबॉर्डिनेट किसको बनाया था, एक तो मद्रास को बनाया था और एक बॉम्बे को बनाया था, ठीक है, ये सबॉर्डिनेट बन गए थे इनके, ये ऐसे जाएगा एरो, ये सबॉर्डिनेट बन गए थे, बने थे सबॉर्डिनेट, ये सबॉर्डिनेट बने थे, ये वाले सबॉर्डिनेट बन गए थे। अब क्या कर दिया गया, इनको रिस्टोर कर दिया गया, इनको सेपरेट कर दिया गया, क्या कर दिया गया, इनकी पावर को रिस्टोर कर दिया। लेजिस्लेटिव पावर जो थी कि भैया अब आप अपनी लेजिस्लेटिव पावर रख सकते हैं, लॉ वगैरह बना सकते हैं, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को, ठीक है, सिर्फ अभी यहाँ पे 2 की बात की गई है, बॉम्बे और मद्रास की, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक चीज़ और हुई है यहाँ पे, क्या,
पोर्टफोलियो सिस्टम बना दिया गया था। क्या है? पोर्टफोलियो सिस्टम। एक सेकेंड रुकिए। रिकॉग्निशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है, किस चीज़ का है? रिकॉग्निशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम का अच्छा मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है, देखिए जैसे मान लिया ऐसे समझ के चलिए कि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हूँ, ठीक है। जैसे या फिर इस तरीके से समझ के चलिए कि जैसे अब इस टाइम पे अमित शाह हैं, ठीक है अमित शाह है हमारे होम मिनिस्टर, ठीक है, अमित शाह हैं भाई। होम मिनिस्टर तो है ही हैं, होम मिनिस्ट्री तो वो संभाल ही रहे हैं, संभाल रहे हैं, होम मिनिस्ट्री तो वो संभाल रहे हैं। हो सकता है उनको जो है उनको क्या करा जाए, उनसे कहा जाए कि भैया आप डिफेंस मिनिस्टर भी बन जाइए, ठीक है, कि आप डिफेंस मिनिस्टर भी बन जाइए, डिफेंस मिनिस्टर भी आप संभालिए, ठीक है। उनसे कहा जाए कि आप फॉरेन मिनिस्ट्री भी संभालिए, ठीक है, क्या संभालिए? फॉरेन मिनिस्ट्री भी संभालिए आप, ठीक है। तो अब अमित शाह पे कितने काम आ गए, कितने पोर्टफोलियो आ गए? फॉरेन मिनिस्ट्री वाला पोर्टफोलियो भी आ गया, होम मिनिस्ट्री वाला भी आ गया, डिफेंस मिनिस्ट्री वाला आ गया। इसमें कहा गया है अ मेंबर ऑफ वाइसरॉय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब एक आदमी को, जैसे एक आदमी को डिपार्टमेंट से दिए जाते हैं कि भैया आप इसको संभाल लीजिए, आप इसको संभाल लीजिए, आप इसको संभाल लीजिए, आप इसको संभाल लीजिए, या फिर हो सकता है कि हमेशा एक या एक से ज़्यादा का संभाल लें, ठीक है। मेड इंचार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट, इनको जो है अमित शाह को इंचार्ज बना दिया गया, किस किस का? फॉरेन मिनिस्ट्री का इंचार्ज भी बना दिया गया, होम मिनिस्ट्री का इंचार्ज भी बना दिया गया, और डिफेंस मिनिस्ट्री का भी इंचार्ज बना दिया गया, ठीक है। या फिर उनको हो सकता है अमित शाह के पास सिर्फ होम मिनिस्ट्री रहे, ठीक है, फिर कोई और दूसरा पर्सन आए, ठीक है, उनको जो है डिफेंस मिनिस्ट्री दे दी जाए, और कोई मिनिस्टर आए उनको फॉरेन मिनिस्ट्री दे दी जाए, ठीक है। या फिर एक को दो भी दिए जा सकते थे। ये होता है पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है, एक बंदे को एक डिपार्टमेंट या उससे ज़्यादा डिपार्टमेंट्स देना, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या होता है, इट एम्पावर्ड द वाइसराय टू इशू ordinance without the concurrence of legislative council during an emergency. The life of such an ordinance was 6 months. अच्छा ऑर्डिनेंस की पावर तो अब भी है, किसके पास में ऑर्डिनेंस की पावर? गवर्नर के पास में है, प्रेसिडेंट के पास में है। जैसे ऑर्डिनेंस की पावर में क्या होता है, देखिए जैसे ऐसे समझ के चलिए, मैं ऑर्डिनेंस आपको थोड़ा सा अभी ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ। ऑर्डिनेंस अभी आएगा तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा, ऑर्डिनेंस का चैप्टर आएगा आगे, जब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो ये सब चीज़ों का जिक्र आएगा, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस में क्या होता था? ऑर्डिनेंस में ये होता था, देखिए कि जैसे मान लिया आप ऐसे समझ के चलिए कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ठीक है, लोकसभा का टाइम खत्म हो गया, 5 साल पूरे हो गए और लोकसभा खत्म हो गई। राज्यसभा तो हमेशा परमानेंट रहती है, ठीक है। तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई, अब क्या करना हो, या फिर कोई इमरजेंसी का टाइम है, लोकसभा उस टाइम पे या राज्यसभा सेशन में ना हो, तो क्या होगा? मान लिया कोई इमरजेंसी लग गई, ठीक है, जैसे ऐसे समझ के चलिए कि पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया, ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो गया और हमारी लोकसभा इस टाइम जो है सेशन में नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे? अब है तो है नहीं, तो पार्लियामेंट में कैसे जाएं परमिशन लेने कि भैया हमें जो है युद्ध करना है, आप इमरजेंसी लगा दीजिए। तो क्या करेंगे? ये जो होगी ना, पार्लियामेंट तो है ही नहीं सेशन में, ठीक है, लोकसभा मतलब लोकसभा तो है ही नहीं सेशन में, तो क्या करेंगे? यहाँ पे प्रेसिडेंट के थ्रू जो है ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। यहीं पे यही जो होंगे ना एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब जो हैं उनसे कहेंगे प्रेसिडेंट से कि भैया आप ऑर्डिनेंस निकाल दीजिए, ऑर्डिनेंस के साथ में आप जो है कह दीजिए कि हम इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं। और ऑर्डिनेंस का मेन ये होता है कि ऑर्डिनेंस जो होता है सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। अब भी ऐसी वाली बात है, 6 मंथ्स का टाइम होता है आपके पास में, 6 महीने के अंदर अंदर आपको पार्लियामेंट से जो है क्या करवाना पड़ता है? अप्रूव करवाना पड़ता है उसको। अगर वो पास हो गया वो ऑर्डिनेंस तो ठीक है, वो चीज़ काम करने लग जाएगी, आगे भी लागू हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर जो है वो उसको वापस ले लिया जाएगा, ठीक है, उसको रिवर्स कर दिया जाएगा, रिपील कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, ऑर्डिनेंस की पावर दी गई थी वाइसरॉय को कि भैया वाइसरॉय को कहा गया कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मन भी नहीं है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी चीज़ को मना कर रहा है तो भी कोई बात नहीं, आपको अगर ऑर्डिनेंस निकालना है तो आप निकाल सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे अब होता है वैसे ही होता है यहाँ पे भी। अभी भी तो ऑर्डिनेंस की पावर सेम है, जैसे ये है वैसे ही वहाँ पे है,
ठीक है। और ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी होती है, 6 महीने की होती है। 6 महीने के अंदर आप उसको पास करा लीजिए पार्लियामेंट से, अगर हो जाता है तो वो हमेशा के लिए एक्ट बन जाएगा, अदरवाइज तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब क्या बात करते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात करते हैं। ठीक है, इसके फीचर्स क्या आते हैं, हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई थी। ठीक है, तो जब किस में बनी थी ये बताइए, 1853 के एक्ट में बनी थी ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोविंशियल जो सेंटर की या प्रोविंस की, प्रोविंस कौन से होते थे, जैसे स्टेट्स को कहते थे प्रोविंस। ठीक है, इस सेंटर की या सेंटर की और प्रोविंशियल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जो संख्या चल रही थी, ये स्टेट की मान के चलिए, ये सेंटर की मान के चलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल है और सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या जो थी इंडियन, वो जो है बढ़ाते चले गए वो। ठीक है, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन दैम, बट ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन करके रखी। ऑफिशियल कौन थे, ये तो नॉन ऑफिशियल थे ना, नॉन ऑफिशियल में कौन थे, नॉन ऑफिशियल में तो इंडियंस थे, और ऑफिशियल में कौन थे, ऑफिशियल में ब्रिटेन के लोग थे, तो उनकी मेजोरिटी को मेंटेन करके रखा है। क्योंकि देखिए आप ऐसे समझ के चलिए, बीजेपी की इस टाइम मान लीजिए 200 सीट है। ठीक है, ऐसे समझ के चलिए आपकी बीजेपी की 200 सीट है। ठीक है, और बाकी जो है विपक्ष वाले हैं उनकी मान लीजिए 80 सीट है, तो इस टाइम किसकी ज़्यादा है, बीजेपी की ज़्यादा है, तो सरकार ही बना लेगा। लेकिन मान के चलिए कि बीजेपी की 180 रह जाए, ठीक है, और किसकी ज़्यादा हो जाए, विपक्ष वालों की मान लीजिए आप 250 हो जाए। ठीक है, लेट्स एग्जाम्पल है सिर्फ। ठीक है, उनकी ये हो जाए तो कौन जीत जाएगा, अब तो विपक्ष वाले आ जाएंगे ना, तो उनकी उनकी चलेगी, इनकी क्यों चलेगी बीजेपी वालों की। ठीक है, तो इसी तरीके से तो ऑफिशियल मेजोरिटी को उन्होंने मेंटेन कर रखे ताकि अपने तरीके के फैसले ये ला सकें। ठीक है, इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गिव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। देखिए अभी तक इन लोगों ने क्या करा था ना, 1892 के एक्ट में इन्होंने अलाउ किया था कि भैया आप क्या कर सकते हो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज़ कर रहे हैं, किस चीज़ में इंक्रीज़ कर रहे हैं, गिव देम पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट्स एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। अभी तक क्या होता था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोग रहते तो थे, इंडियंस रहते तो थे, उसमें थे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस, लेकिन इंडियंस के पास में कुछ राइट नहीं था। वो ना तो डिस्कस कर सकते थे बजट के बारे में कि भैया आप कहाँ खर्चा कर रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, कुछ नहीं पूछ सकते। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मन करेगा वो उतना खर्चा करेगी, बजट के बारे में कुछ नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, और क्या होता था, वो क्वेश्चंस भी नहीं उठा सकते थे एग्जीक्यूटिव से, ये भी नहीं पूछ सकते थे कि आपने, एग्जीक्यूटिव से ये भी नहीं कह सकते थे कि आपने ये कानून क्यों लाया। ठीक है, या फिर आप इन लॉज को इम्प्लीमेंट क्यों कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, आप इन लॉज को क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, ना कोई क्वेश्चन पूछ सकते थे। लेकिन इस वाला जो था 1892 का जो एक्ट था, इसमें उनको पावर दी जाती है क्या, कि आप बजट भी डिस्कस कर सकते हो और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, it provided for the nomination of some non-official members central legislative council by the viceroy on the recommendation of provincial legislative council। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, थी लेजिस्लेटिव काउंसिल किसकी, वाइसराय की। देखिए यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट सेकेंड, अच्छा देखिए यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी हुई थी ना, बनी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनी हुई थी। ठीक है, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी सेंटर की, सेंटर वाली की बात हो रही है यहाँ पे, सेंट्रल, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में यहाँ पे वाइसराय के द्वारा, वाइसराय की तो थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे वाइसराय के द्वारा क्या किया गया था कि वो लोग जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को चुन सकते थे। अभी तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आ ही रहे थे ना, सब इंडियन के जो थे नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, तो वो अभी इसमें कहा गया कि वो जो है वाइसराय के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या हो सकता था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन पर बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक तरीके से ऐसे मान के चलिए कि एक ग्रुप सा था। ठीक है, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक चैम्बर बना हुआ था। ठीक है, मतलब एक ग्रुप था, उसके द्वारा अगर मान लिया ये बंगाल चैम्बर, ये ऐसे मान के चलिए कि बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ठीक है,
और एक क्या है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल PLC, ठीक है, जो प्रोविंस में काम करती थी। ये तो सेंटर की थी ना, तो यहाँ पे जो है इन्होंने कोई रिकमेंडेशन दी कि भैया, जैसे आप ये समझ के चलिए, इन्होंने प्रोविंशियल के लोगों ने बंगाल के, जैसे मैं मान लीजिए एक प्रोविंस ले लेते हैं, हम बंगाल का प्रोविंस ले लिया हमने, ठीक है, बंगाल वालों ने कहा कि भैया हम लोग जो है ना, आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम क्या करेंगे, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हैं, हम उनको भेजते हैं कि आप अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनको ऐड कर लीजिए। तो इनकी रिकमेंडेशन पे वाइसरॉय इनको सेलेक्ट कर सकते थे, या फिर बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये कह दे कि हम सुभाष चंद्र बोस को भेज रहे हैं, किसी और का नाम दे दे, तो इनकी रिकमेंडेशन पे वाइसरॉय जो है इनको किस में ऐड कर सकता था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनको ऐड कर सकते थे, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ऐसे होने लगा, गवर्नर के द्वारा। गवर्नर कहाँ पे बनते हैं, स्टेट में तो बनते हैं कि ये गवर्नर बंगाल के हैं, ये गवर्नर जो है पंजाब के हैं, ये गवर्नर हरियाणा के हैं, ठीक है, ये गवर्नर यूपी के हैं, इस तरीके से तो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, जो प्रोविंस वाली थी, जैसे ये सेंट्रल की थी ना, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, इसमें गवर्नर के द्वारा, यहाँ पे गवर्नर चूज कर सकते थे किसको, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जैसे यहाँ पे रिकमेंडेशन इनकी ले रहे थे ना सेंटर में, तो यहाँ पे किसकी ले रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार, चैम्बर्स, अगर ये लोग कह रहे हैं कि भैया आप इस बंदे को जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि ए बंदे को जो है आप भैया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ले लीजिए, अगर ये सब लोग मिलके कह रहे हैं कि ए बंदे को ले लीजिए, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये बंदा चला जाएगा, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में चला जाएगा, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, गवर्नर चूज करते थे इसको, ठीक है। द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ इन सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यही सब जो कार्यक्रम चल रहा था ना, इसी को क्या कहा गया था, इनडायरेक्ट प्रोविजन किया गया था यूज ऑफ इलेक्शन, मतलब पहले टाइम जो है इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्शन वर्ड का यूज़ किया गया था, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेड पावर देता था, किस चीज़ की लिमिटेड पावर देता था, इनडायरेक्ट पावर देता था, इनडायरेक्ट प्रोविज़न था किस चीज़ का, इलेक्शन का, कहीं ना कहीं इलेक्ट कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे मान के चलिए ना कि जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ठीक है, और ट्रेड एसोसिएशंस हैं, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, ठीक है, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, जमींदार्स हैं, ठीक है, इन लोगों ने कहा कि भैया ये ए पर्सन है, ठीक है, ये ए पर्सन है। जैसे आप ये समझ के चलिए कि गवर्नर ने कहा कि मुझे जो है एक नॉन लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक मेंबर ऐड करना है, प्रोविंस की बात हो रही है, गवर्नर प्रोविंस में बनते हैं ना, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मुझे एक मेंबर ऐड करना है, इनसे सलाह मांगी कि बताओ, इन लोगों से सलाह मांगी कि बताओ मैं किसे चूज़ करूँ, तो इन्होंने कहा भैया आप ए को चूज़ कर लीजिए, तो ए का नाम जो है ये लोग इस गवर्नर को दे देंगे, तो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है, तो यहाँ पे क्या हो, यूज़ ऑफ इलेक्शन हो रहा है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, और बहुत लिमिटेड पावर है, ठीक है, सेंटर में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इलेक्शन वर्ड जो है ना वो यूज़ तो नहीं हुआ है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन वॉज हाउएवर वो नॉट यूज्ड इन दिस एक्ट, इलेक्शन वर्ड कहीं यूज़ नहीं हुआ है इस एक्ट में, ठीक है, इलेक्शन वर्ड कहीं ये मार्कर की वजह से नहीं चल पा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्शन वर्ड जो है कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है इस एक्ट में, लेकिन इलेक्शन कहीं ना कहीं हो रहा है इनडायरेक्ट तरीके से। अगर पूछा जाए क्या इलेक्शन वर्ड का यूज़ हो रहा है इस एक्ट में, तो नहीं हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन वर्ड यूज़ किया गया है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़, ठीक है। अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको क्या कहते हैं, इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसी नाम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसमें क्या किया गया है, इसके फीचर्स क्या हैं, देखिए इसके फीचर्स हैं, इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी साइज़ को बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा आपको लग रहा होगा ना हर बार क्यों बढ़ाते जा रहे हैं, हर बार क्यों बढ़ाते, क्योंकि इन पर प्रेशर बहुत पड़ रहा है, इंडिया की साइड से बहुत प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ के लोग बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं कि भैया आप हमें हम लो बनाएंगे अपने लिए, हमारे देश का लो बन रहा है तो हम ही लोग बनाएंगे, तुम लोग कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज़ बढ़ जाता है, दोनों जगह, सेंटर में भी और प्रोविंशियल में भी, ठीक है।
यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नंबर ऑफ मेंबर जो है बढ़ जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 16 से कितने हो जाते हैं? 16। समझ रहे हैं कितना लंबा फासला आ गया, फ्रॉम 16 टू 60। 16 से हम 60 की तरफ पहुँच जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी सेम चीज़, ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे यहाँ ऑफिशियल मेजोरिटी, यहाँ रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी, क्योंकि अपनी हुकूमत कैसे चलाएंगे? अगर इंडिया के लोग ज़्यादा हो गए तो इंडिया के लोग अपने हिसाब से रूल बनाएंगे ना। तो इसलिए जो है ये अपनी ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन करके रखते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। देखो यहाँ पे मेंबर्स को अलाउ कर दिया गया है कि आस्क कर सकते, आप पूछ सकते हैं किस चीज़ को? सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूव रिजोल्यूशन ऑन बजट। देखिए यहाँ पे कहा गया था ना कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हो और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब यहाँ पे और पावर बढ़ा दी गई। क्या बढ़ा दी गई? मेंबर्स को अलाउ कर दिया गया कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। मेंबर्स को कहा गया कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। मूव रिजोल्यूशन ऑन द बजट, आप बजट पर रिजोल्यूशन भी ला सकते हो कि आपकी सहमति है या नहीं है बजट, ठीक है। अभी तक तो बजट को सिर्फ डिस्कस कर सकते थे, अब जो है रिजोल्यूशन भी ला सकते हैं कि भैया हमें ये बजट स्वीकार नहीं है या हमें ये बजट स्वीकार है, ठीक है, या बजट पे हमें ये चाहिए। तो बजट को डिस्कस भी कर सकते हैं। और सप्लीमेंट्री मतलब जैसे पहले पूछा कि, जैसे ऐसे समझ के चलिए कि इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, जैसे बजट आया तो उन्होंने बोला कि बजट में कितने पैसे एलोकेट होंगे, ठीक है, बस एक क्वेश्चन पूछ लिया। अब इसमें उन्होंने कहा, तो यहाँ पे बजट को डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि भैया हम 50 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, उन्होंने कहा 50 करोड़ क्यों? वो 60 करोड़ क्यों नहीं कर रहे हो आप यहाँ पे? हमारा जो 10 करोड़ है वो कहाँ जा रहा है? 20 करोड़ का नुकसान कहाँ हुआ है? इस तरीके से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। यहाँ पे आज़ादी दी गई थी, ठीक है। It provided for the first time association of India with Executive Council of Viceroy and Governors। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या होता है, अभी तक तो सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन एड्स थे, ठीक है, सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो थे ही नहीं। जैसे ऐसे समझ के चलिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सी होती है इंडिया के टर्म्स में, समझे हम अब के करंट के टाइम के हिसाब से देखें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन, लोकसभा में कौन कौन लोग हैं? जैसे लोकसभा में तो देखिए राहुल गांधी भी हैं राहुल गांधी, लोकसभा में तो प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विपक्ष के लोग भी बैठते हैं और पक्ष के लोग भी बैठते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में चलती किसकी है? लोकसभा में चलती किसकी है? रूल बनाते कौन है? प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। विपक्ष इतना विपक्ष के पास में इतना वोट नहीं है, इतने उनकी सीट्स नहीं आई कि वो अपनी बात मनवा सके, ठीक है। तो इसलिए चलती किसकी है? मोदी की है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्हीं का कंट्रोल है, ठीक। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या होगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब होता है जब ग्राउंड में आके वो लोग काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है लोकसभा में तो रूल्स बनते हैं, ठीक है, और उसके बाहर आके क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्या होता है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होती है? इम्प्लीमेंटेशन करने वाली होती है, ठीक है। जैसे ये बोला गया कि भैया आज से ये रिफॉर्म्स आए गए हैं कि प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है, आपका जो पर्सनल डेटा है किसी के साथ शेयर नहीं होगा, इसका तो लॉ बनाया गया। फिर ग्राउंड में आके उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि आपका डेटा किसी के साथ शेयर ना हो, ठीक है, उसको पनिशमेंट मिलेगा, रूल्स बनाए जाएंगे। तो ये सब कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ था, फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि किसी इंडियन को जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखा गया था, ठीक है, वायसराय की और गवर्नर की। वायसराय कहाँ थे? सेंटर में थे, और गवर्नर कहाँ थे? प्रोविंसेस में थे, ठीक है, स्टेट में थे। तो इनके काउंसिल में पहली बार जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक फर्स्ट टाइम इंडियन को रखा गया। और पहले कौन थे? पहले थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ज्वाइन किया वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है यहाँ पे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ कौन थे? सबसे सख्त खिलाफ थे महात्मा गांधी। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात क्या थी कि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट कि जैसे ऐसे मान के चलिए कि जिन्ना को तो आप जानते हैं ना, ठीक है, जानते हैं आप जिन्ना, ठीक है, जिन्ना। ऐसे समझ के चलिए कि इनको जो है मान लिया ये जो है कहीं खड़े हैं, ठीक है, इलेक्शन में, ये कहीं इलेक्शन में खड़े हैं, तो इनके लिए हिंदू वोट नहीं करेंगे, ठीक है, इनके लिए मुस्लिम वोट करेंगे,
ठीक है, मुस्लिम्स वोट करेंगे, सिर्फ इनको मुस्लिम्स वोट करेंगे। ठीक है, इनको कौन करेंगे, सिर्फ मुस्लिम्स वोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन करेंगे, मुस्लिम्स। जैसे आप ऐसे मान के चलिए कि ये दो कैंडिडेट हैं, ए और बी। ठीक है, दो कैंडिडेट हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी में क्या है, ए और बी दोनों मुस्लिम हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दो कैंडिडेट्स खड़े हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स वोट काउंट किए जाएंगे। ठीक है, इनको सिर्फ मुस्लिम वोट ही गिन सकते हैं। यहाँ पे ए और बी को दोनों मुस्लिम करेंगे। अब इसमें से जिस जो जीतेगा, ठीक है, वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हिंदू नहीं कर पाएंगे, मतलब हिंदू और कैंडिडेट खड़ा है तो उसको हिंदू वोट देंगे, और मुस्लिम्स खड़े हैं तो उसको मुस्लिम ही वोट देंगे, वही गिने जाएंगे, बाकी किसी और को नहीं गिना जाएगा। यही सेपरेट इलेक्टोरेट का था, इसी को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, कि यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दिया गया है मुस्लिम्स को। ठीक है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर लिया सेपरेट इलेक्टोरेट का, कि मुस्लिम्स को सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे, हिंदुओं को सिर्फ हिंदू वोट करेंगे। इसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अच्छा, ये सिर्फ अभी मुस्लिम्स को प्रोवाइड किया गया, और किसी को प्रोवाइड नहीं किया। यहाँ पे ना सिख, क्रिश्चियंस और किसी को ये सी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी गई हैं, सिर्फ किसको की गई हैं, मुस्लिम्स को की गई हैं। ठीक है, यहाँ देखिए है भी, मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। मुस्लिम मेंबर्स को मुस्लिम वोटर्स ही वोट दे सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लॉर्ड मिंटो, उन्हीं के नाम पे ये नाम भी है। देखिए अभी था ना, मैंने बताया था आपको, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को क्या कहा जाता है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। तो मोर्ले मिंटो क्यों कहा जाता है, क्योंकि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट के फादर कौन थे, मोर्ले मिंटो थे। ठीक है, मोर्ले मिंटो, इन्हीं के नाम से पढ़ा ये मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, मोर्ले मिंटो मिंटो रिफॉर्म, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन थे, लॉर्ड मिंटो। और ये जो है कौन से एक्ट में आई है, 1909 में। ठीक है, बस ये इतना है अभी।